हाय फ्रेंड्स। आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य। ठीक है फ्रेंड्स, आदिकाल के अंतर्गत हम काल विभाजन को पढ़ चुके हैं, नामकरण को पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आप लोग वहां से जाके देखिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, इसके पहले हम देख लेंगे, कथन देखे थे इसके पहले वाली वीडियो में। तो वहां पे कथन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आदिकाल के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन हैं। आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा है कि यह सृष्टि करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावात्पन्न परंपरा विनिमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं, क्योंकि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग व सचेतन कवियों का काल रहा है। यदि इस असावधानी से सावधान रहा जाए तो आदिकाल का नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला कथन ये था, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये भी हम देख चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी कथन देख चुके थे। वीर गाथा काल का समय महाराज भोज से लेकर हम्मीर देव चौहान के काल के कुछ पीछे तक मानना चाहिए। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, और अगला कथन ये था, आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है। विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। ये कथन जो है आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कथन ये था, ये भी हम देख चुके थे। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न देता है। ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आज से सिद्ध साहित्य। ओके फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स अपना बनाते चलिए। सिद्ध साहित्य जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सिद्ध साहित्य का, सिद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करना। ठीक है, सिद्धों का उद्भव कहाँ से हुआ? सिद्धों का उद्भव जो है बौद्ध धर्म से हुआ। सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म से हुआ और इसके अंतर्गत हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म के अंतर्गत हीनयान आए और महायान, महायान के अंतर्गत वज्रयान, वज्रयान के अंतर्गत सिद्ध और नाथ संत। ठीक है, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिद्धों का समय क्या है? तो सिद्धों का समय जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। सिद्धों का समय, नाथों का समय हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धों का समय क्या है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ओके, सिद्धों का प्रभाव जनता पर विक्रम की 10वीं शताब्दी तक रहा है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, सिद्धों का प्रभाव जनता पर विक्रम की 10वीं शताब्दी तक रहा है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और सिद्धों का केंद्र क्या रहा है? तो सिद्धों का केंद्र जो है पूर्वी भारत, असम, उड़ीसा, श्री पर्वत, नेपाल, नालंदा, तक्षशिला, भूटान, मुस्लिम आक्रांताओं से त्रस्त होकर सिद्ध जो है भोट देश की तरफ चले गए। भोट देश यानी भूटान की तरफ चले गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलें। सिद्धों को पाल पाल राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। सिद्धों को क्या प्राप्त था? पाल राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? वर्ण रत्नाकर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर से मिलती है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिषवर ठाकुर की। ठीक है,
सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान जो थे वो हरप्रसाद शास्त्री थे। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देके पढ़ना है और ऐसे कोटेशन लगा के नोट्स बनाना है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री थे। आगे चले, अगला पॉइंट है, इन्होंने 1907 ईस्वी में नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से सिद्धों की वाणियों की नकल प्राप्त की थी। क्लियर है? इन्होंने 1907 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बांग्ला भाषा में बौद्ध गान और दोहा नाम से प्रकाशित करवाया। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1907 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बांग्ला भाषा में बौद्ध गान को दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, सिद्धों पर शोध करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो सिद्धों पर शोध करने वाले प्रथम विद्वान जो थे वो वेंडले थे। कौन थे? वेंडले थे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चले, अगला पॉइंट है, सिद्धों के साहित्य की सबसे पहले प्रामाणिक विवेचना करने वाले विद्वान जो थे वो राहुल सांकृत्यायन थे। कौन थे? सिद्धों के साहित्य की सबसे पहले प्रामाणिक विवेचना करने वाले विद्वान राहुल सांकृत्यायन थे। इनकी रचना है हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सिद्धों पर शोध करने वाले अन्य विद्वान कौन कौन से हैं। ठीक है, सिद्धों पर शोध करने वाले अन्य विद्वान, तो राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। पहला है राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी। दूसरा है धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य 1968 ईस्वी। तीसरा है प्रबोध चंद्र बागची, दोहा कोश का संपादन इन्होंने किया। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितने हैं? 84। ध्यान देना है, सिद्धों की संख्या पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। सिद्धों की संख्या कितने हैं? तो 84 है। अगला पॉइंट है, कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध कौन है? सराहपा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कालक्रम की दृष्टि से पूछे प्रथम सिद्ध कौन है तो सराहपा बताना है। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से अंतिम सिद्ध पूछे, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे सिद्ध होगा कालक्रम की दृष्टि से अंतिम सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ। कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध तो सराहपा बताना है और कालक्रम की दृष्टि से अंतिम सिद्ध पूछे तो मत्स्येंद्रनाथ बताना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वे जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वे जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। इसको जो है हम ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। इसका ट्रिक है, जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं, इसका ट्रिक है मजा नाच गो। मजा नाच गो, म से क्या होगा? मत्स्येंद्रनाथ, और ज से जालंधर नाथ, न से नागार्जुन, और च से चरपटनाथ, और ग से गोरखनाथ। क्लियर है? जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं वो मत्स्येंद्रनाथ है, जालंधर नाथ है, नागार्जुन है, चरपटनाथ है और गोरखनाथ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, चलिए अगला पॉइंट क्या है, सिद्धों में 4 महिलाएं भी थीं। ध्यान देना है, सिद्धों में कितनी महिलाएं थी? 4 महिलाएं थी, जिन्हें योगिनी एवं भैरवी कहा जाता था। योगिनी या भैरवी कहा जाता था। वो 4 महिलाएं कौन कौन सी थी? तो पहला है मेखलापा, दूसरा मणिभद्रा, तीसरा कनकलापा और चौथा लक्ष्मीकरा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना ये है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 4 महिलाओं में किसे नहीं माना है? सिद्धों की जो 4 महिलाएं हैं किसे नहीं माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मेखलापा को नहीं माना है। ठीक है, मेखलापा शुक्ल जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। शुक्ल जी ने मेखलापा का उल्लेख नहीं किया है, इसमें बस मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा का किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
अगला पॉइंट हम देखेंगे, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ हैं, पहला है साधना समुच्चय, दूसरा है मंजूश्री मूलकल्प और तीसरा है आदि प्रक्रम प्रदीप। आदि प्रक्रम प्रदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, ये तीनों ग्रंथ जो है श्री पर्वत पर लिखे गए। ये तीनों ग्रंथ साधना समुच्चय, मंजूश्री मूलकल्प और आदि क्रम प्रदीप, ये तीनों ग्रंथ कहाँ पे लिखे गए, तो श्री पर्वत पर लिखे गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं, सिद्धों की भाषा क्या रही है। सिद्धों की भाषा मुख्यतः अर्धमागधी अपभ्रंश मागही थे, मगही थे। सिद्धों की भाषा क्या थी, मुख्यतः अर्धमागधी अपभ्रंश मगही। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहने वाले विद्वान कौन थे, तो मुनि अद्वैवज सूरी थे। मुनि अद्वैवज सूरी थे, ध्यान देना है। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा, तो मुनि अद्वैवज सूरी ने कहा। ठीक है, अगला पॉइंट है, सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहने वाले विद्वान कौन थे, तो हरप्रसाद शास्त्री थे। सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी किसने कहा, तो हरप्रसाद शास्त्री ने कहा। आलो आंधारी जो है बेबी हालदार की एक आत्मकथा भी है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पॉइंट है, आलो आंधारी बेबी हालदार की एक आत्मकथा भी है। ठीक है, सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो लुइपा को बताना है। कालक्रम की दृष्टि से सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से प्रथम कालक्रम क्रम की दृष्टि से सरापा है, और कालक्रम की दृष्टि से अंतिम सिद्ध कवि कौन है, मत्स्येंद्र नाथ है। और सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो लुइपा का बताना है। ठीक है, इसको बताना है लुइपा। पांडित्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि पूछे तो कड़ाहपा को बताना है। ठीक है, पांडित्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि कौन है, कड़ाहपा है। इनकी 74 रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 74 है। ये देखिए सबसे ज्यादा रचना करने वाले सिद्ध कवि हैं कड़ाहपा, कितनी रचनाएं हैं, 74। ठीक है, आगे चले। आगे हम देखेंगे सिद्धों के संबंध में विद्वानों के कथन। तो पहला कथन है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की जानकारी प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। ये कथन किसका है, राम कुमार वर्मा का। ठीक है, अगला कथन है, सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में है, वह अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। किसने कहा, शिव कुमार शर्मा ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में है, वह अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। शिव कुमार शर्मा का कथन है, इनकी रचना है हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां। ठीक है, अगला कथन है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला कथन है, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपने चरम सीमा पर पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अपनी राय जरूर देना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।